अदनान ने कबीर को सजा दे दी थी और मिर्जा को कोर्ट ने सजा सुना दी थी। इस इंसिडेंट को 3 महीने बीत चुके थे। मदिहा का 8वां महीना लग चुका था और उस हादसे की यादें उसके जहन से अभी तक नहीं निकली थी। वो जिससे भूल ही नहीं पा रही थी सब कुछ। रातों में वो सोते हुए डर कर उठ जाती थी। उसके जहन में कबीर की बातें और उसकी वो चीखें जैसे बस गई थी, पर अदनान उसे काफी अच्छे से संभाल रहा था। इन 3 महीनों में उसने बाहर जाना जैसे बिल्कुल कम कर दिया था। वो हमेशा घर पर ही रहता था और उसका काम भी स्टडी से आराम से चल जाता था। और फिर जैद था सब संभालने के लिए। वो खुद भी उस इंसिडेंट से बाहर नहीं आया था। उसके बाद वो मदिहा के लिए पहले से कहीं ज्यादा प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव हो गया था। घर वालों ने भी पूरी कोशिश की थी मदिहा को उन सबसे बाहर लाने की और वो काफी हद तक कामयाब भी रहे। ये 3 महीने यूं ही बीत गए। वो तो ये अच्छा था कि उस इंसिडेंट का बच्चे और मदिहा पर फिजिकली कोई असर नहीं हुआ था। इन 3 महीनों में ज्यादा कुछ नहीं बदला, बस मदिहा का बेबी बम्प अब अच्छे से दिखने लगा था और उसके मूड स्विंग्स पीक पर थे और वो हर छोटी बड़ी बात पर रूठ जाती थी या गुस्सा करने लगती। कभी खुद अदनान से चिपक कर बैठ जाती तो कभी अदनान को दूर धकेल देती। उससे सीधे सीधे तो कोई काम होता ही नहीं था। घर वालों को तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, पर बेचारा अदनान पिस रहा था। उसके लिए मुश्किल हो रहा था मदिहा को संभालना। फिलहाल वो स्टडी रूम से जैद के साथ एक मीटिंग डिस्कस करने के बाद अपने कमरे में जैसे ही आता है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अब सीन ही कुछ ऐसा था। पूरे कमरे की हालत बिखरी हुई थी। क्लोजेट के कपड़े आधे से ज्यादा यहाँ पड़े हुए थे और भी सारा सामान बिखरा हुआ था। जगह जगह स्नैक्स, चिप्स और भी काफी कुछ खाने पीने की चीजें यहाँ वहाँ पड़ी थी और इन सब में आईने के सामने मदिहा खड़ी थी। उसने अदनान की एक व्हाइट शर्ट पहन रखी थी और वो अपने निकाह का जोड़ा खुद पर लगाकर देख रही थी और दूसरे हाथ से चिप्स खा रही थी। अदनान अंदर आते हुए कहता है, क्या चल रहा है यहाँ? मदिहा उसकी तरफ मुड़कर 2-3 चिप्स खाते हुए रोनी जैसी शक्ल बनाते हुए कहती है, अदनान जी देखिए ना, ये जोड़ा मुझे पहनना है पर ये मुझे आ ही नहीं रहा, मैं मोटी हो गई हूँ। ये कहते कहते वो रोने लगी थी। अदनान उसे समझाते हुए बोला, बच्चा तुम प्रेग्नेंट हो ना, इसलिए नहीं आ रहा। ये बताओ कि तुम ये पहन क्यों रही हो? अभी तो इतनी रात हो रही है, सोने का टाइम है। मदिहा रोते हुए नाम इसे हिला कर बोली, नहीं मुझे अभी दुल्हन बनना है, आप मुझे तैयार होने दो। अदनान उसे समझाते हुए बोला, बच्चा टाइम देखो, रात के 12 बज रहे हैं, तुम्हें सोना चाहिए। चलो आ जाओ, शाबाश। उसकी बात सुनकर मदिहा जिद करते हुए कहती है, नहीं मुझे सोना नहीं है, मुझे तैयार होकर दुल्हन बनना है, पर मेरे कपड़े नहीं आ रहे मुझे। उसकी बात सुनकर अदनान दोबारा उसे समझाते हुए कहता है, देखो अगर तुम ठीक से नहीं सोओगी तो तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे और फिर तुम्हारी ब्यूटी खराब हो गई तो हमारा बेबी क्या सोचेगा कि उसकी अम्मी को उसके अब्बू कितना परेशान करते हैं। क्या तुम ये चाहती हो? उसकी बात सुनकर मदिहा कुछ सोचते हुए कहती है, नहीं अगर डार्क सर्कल हो गए तो मैं प्यारी नहीं दिखूंगी। नहीं मैं सो रही हूँ, हाँ आई वांट स्लीप। ये कहते कहते वो बेड के पास जाती है पर सब कुछ बिखरा हुआ था। ये देखकर वो मायूसी से कहती है, अदनान जी कहाँ सोऊं मैं? उसकी बात सुनकर अदनान खुद में बड़बड़ाते हुए कहता है, ये सब करने से पहले नहीं सोचा था तुमने? मदिहा अपनी बात अनसुनी होता देख फिर से कहती है, अदनान जी आप सुन रहे हैं? अदनान उसके पास आकर बोला, हाँ मैं सुन रहा हूँ, तुम सोफे पर बैठो मैं साफ कर देता हूँ। उसकी बात सुनकर मदिहा चुपचाप वहाँ सोफे पर जाकर बैठ जाती है और अदनान सब कुछ समेटने लगता है। जब से उसकी शादी मदिहा से हुई थी उसमें एक आम आदमी से ज्यादा सब्र आ गया था। वो मदिहा के साथ रहते रहते समझने लगा था कि चीजों को कैसे हैंडल करना है, खासकर उसके मामले में। अदनान सारा काम करके फ्री होता है तो उसकी नजर मदिहा पर जाती है जो चुपचाप बैठी उसे टुको टुको देख रही थी। अदनान उसके पास जाकर उसे अपनी बाहों में उठाता है तो वो भी अपने हाथ उसकी गर्दन के आसपास लपेट लेती है और अदनान उसे बेड के पास आकर लिटाते हुए कहता है, सो जाओ। मदिहा उसकी बात सुनकर आंखें बंद कर लेती है। तभी अदनान उसे अच्छे बच्चों की तरह अपनी बात मानता देख हल्का सा मुस्कुरा देता है। सोफिया अपने कमरे की बालकनी में खड़ी बाहर गार्डन को देख रही थी। उनकी शादी को 6 महीने हो चुके थे और लाइफ बड़ी स्मूथली चल रही थी। अजहर के साथ उसका रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। वो अभी कहीं खोई हुई थी कि तभी कोई इसे पीछे से अपनी बाहों में भरता है। उसे पता था ये कौन है, अजहर के अलावा कौन ही हो सकता था आखिर। अजहर उसके कंधे पर सिर टिकाते हुए बोला, क्या हुआ आज मेरी खूबसूरत बीवी सुबह सुबह बालकनी में? सोफिया उसकी तरफ बैठते हुए मुस्कुरा कर कहती है, जी आज मन था ताजा हवा में सांस लेने का, आप उठ गई? अजहर उसे बाहों में भरते हुए बोला, अब जब तुम बगल में नहीं थी तो नींद कैसे आती? वैसे तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना सोफी? उसकी बात सुनकर सोफिया कहती है, अजहर जी 6 महीने हो गए हैं, मैं भी फैमिली चाहती हूँ, मुझे बच्चे बहुत पसंद है पर अभी तक कुछ नहीं हुआ, अगर इन फ्यूचर बच्चे नहीं हुए तो? ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। ये देखकर अजहर उसका चेहरा थामते हुए कहता है, सोफी तुम ज्यादा सोच रही हो, अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं शादी को, इट विल टेक टाइम और देखना हमारे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे होंगे।
उसकी बात सुनकर सोफिया हल्का सा मुस्कुरा देती है। ये देखकर उसका चेहरा हाथों से थामते हुए पूछता है, तुम कहीं मधिया की प्रेगनेंसी की वजह से इनसिक्योर तो नहीं हो? सोफिया नाम में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ उसके और भाई के लिए, पर मुझे बस अजीब सा फील हो रहा है। आपको पता है, मैंने और मधिया ने प्रॉमिस किया था कि जब हमारे बच्चे होंगे तो हम उनकी शादी आपस में कराएंगे ताकि हम दोबारा जुड़ जाए। उसकी बात सुनकर अजहर हंसते हुए कहता है, अच्छा अगर ये बात कायम रही तो फिर तो मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटी हो और भाई के बेटा जो बिल्कुल उनकी परछाई की तरह हो। जिस तरह वो मदीहा को संभालते हैं वो भी उसी तरह हमारी आफिया को संभाले। उसके मुंह से आफिया सुनकर सोफिया हंसते हुए कहती है, वाह आपने नाम भी सोच लिया। अभी तो आपको लग रहा था कि मैं जल्दी कर रही हूँ। नाम तो उस दिन ही सोच लिया था जब मंगनी के वक्त अंगूठी पहनाई थी तुम्हें। अजहर का आ और सोफिया का फिया हो गया ना आफिया। उसकी बात सुनकर सोफिया की मुस्कुराहट बड़ी हो जाती है। उसने जब से होश संभाला था सिर्फ एक ही इंसान के ख्वाब देखे थे और वो था अजहर। इस शख्स में उसकी सारी कायनात बसती थी। मोहब्बत करना इंसान के अपने नफ्स की बात है, पर मोहब्बत पा लेना ये किस्मत की बात होती है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी एक गुस्से से भरी आवाज उनके कानों में आती है, रियान तुम वहीं रुको, आज मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगी। ये यास्मीन की आवाज थी। वो दोनों होश में आकर गार्डन की तरफ देखते हैं तो यास्मीन अपने सैंडल हाथ में ले रियान को मारने के लिए उसके पीछे भाग रही थी और रियान उससे बचने के लिए भाग रहा था। ये देखकर सोफिया नागवारी में सिर हिलाते हुए कहती है, उफ, ये दोनों कौन कहेगा इन्हें मोहब्बत है एक दूसरे से, और इनकी मंगनी हो रखी है। अजहर रेलिंग से ही गार्डन में यास्मीन से बचकर भागती हुई रियान को देखकर हंसते हुए कहता है, वो मर्द ही क्या जो अपनी महबूबा से डरे ना। अब अदनान भाई को देख लो, पूरी दुनिया डरती है इनसे और वो डरते हैं एक 5 फुट 2 इंच की मामूली लड़की से। तो बस रियान का डरना भी लाजमी है, और फिर यास्मीन है भी डराने वाली। अजहर की बात सुनकर सोफिया उसे देखते हुए पूछती है, अच्छा तो क्या आप भी डरते हैं मुझसे? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं डरता हूँगा? ऑब्वियसली डरता हूँ। अजहर की बात सुनकर सोफिया मुस्कुराते हुए उसके जरा करीब आती है तो अजहर उसके होठों पर अपने होठ रखकर उससे चूमने लगता है और किस करते करते ही वो उसे अपनी बाहों में उठाकर वहां से अंदर की तरफ ले जाता है। इधर गार्डन में यास्मीन अपनी सैंडल लिए रियान के पीछे भागते हुए कहती है, रुको तुम, आज तो मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। बहुत शौक है ना दूसरी लड़कियों की इंस्टाग्राम पिक्चर्स लाइक करने की। अरे यार क्या हो गया, मैंने आलिया भट्ट की तस्वीर लाइक की थी, वो एक एक्ट्रेस है और वो भी गलती से। यास्मीन गुस्से में उसकी तरफ सैंडल फेंकते हुए कहती है, जो भी हो वो एक लड़की तो है और तुमने गलती से नहीं किया था, तुमने कमेंट भी किया था, वो भी रेड हार्ट। अब बताओ क्या सफाई दोगे? रियान उसकी सैंडल से बचते हुए बोला, यार वो तो शादीशुदा है, रणवीर सिंह की बीवी है और मुझे वो बस पसंद थी, मेरी फेवरेट है, इसलिए कर दी पोस्ट लाइक। ओ पसंद है तुम्हें, फिर उससे ही करो शादी और मेरे साथ तोड़ दो मंगनी। मैं भी किसी हैंडसम हंक को ढूंढ लूंगी। यास्मीन उसे घूरते हुए बोली। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से जाने वाली होती है कि रियान जो अभी तक उसकी मजे ले रहा था उसकी बात सुनकर उसका चेहरा एकदम से काला पड़ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर बेहद करीब करते हुए अपने दांत पीसकर गुस्से में कहता है, खबरदार जो बकवास की तुमने। यास्मीन इस बात सहम गई थी। ये सच था कि वो भी उससे डरती थी पर अपने जज्बातों को संभालना जानती थी। उसे पता था रियान बहुत मस्त मौला किस्म का इंसान है, पर जब उसे गुस्सा आता है तो वो अदनान से कम नहीं था। रियान उसे डरता देख जरा शांत आवाज में कहता है, तुम जानती हो ना कि मैं क्या महसूस करता हूँ तुम्हारे लिए। यास्मीन उसे शांत देकर हल्का सा मुस्कुराकर उसे धक्का देकर खुद से दूर करते हुए कहती है, बाहर में जाओ। इतना कहकर वो उससे दूर भाग जाती है और रियान उसे यूं जाता देख कहता है, ये गलत बात है, इस तरह भाग नहीं सकती तुम। यास्मीन भागते हुए अचानक रुक कर उसे देखते हुए कहती है। इधर हॉल में नाश्ते के बाद सब यहीं बैठे थे। सिफा जी मदीहा को फल काट कर खिला रही थी और नाजिया जी उसे डांट रही थी। तभी सहीर जी अदनान की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए कहते हैं, अदनान जैद का कॉल आया था, वो बता रहा था कि किसी क्लाइंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुम जा नहीं रहे हो। उसके लिए अकेला सब कुछ संभालना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ एक ही दिन की तो बात है, तुम्हें जाना चाहिए। नहीं अब्बू, मैं कपकेक को कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा, उसे जरूरत पड़ सकती है मेरी। अदनान बोला, बेटा हम हैं यहाँ संभालने के लिए और तुम वैसे भी 3 महीने से घर से बाहर नहीं गए, सारा काम तुमने यहीं से किया है और ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी मदीहा की डिलीवरी डेट में अभी वक्त है, अगले महीने की 22 तारीख है और अभी तो सिर्फ पहला वीक निकला है, उसके 8वें महीने का बहुत टाइम है और सिर्फ एक दिन की बात है, तुम जाओ, हम हैं यहाँ पर। जैद अकेले इतना सब कुछ संभाल नहीं पा रहा है, वो तुमसे कहने में हिचकिचा रहा था इसलिए उसने मुझसे बात की है। हमारा काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और फिर तुम्हारा काम तो दूसरों के लिए लड़ना है ना। सही जी बोले, हाँ बेटा मुझे भी ये लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए, ये जरूरी है और फिर एक दिन में कुछ नहीं होगा, हम सब हैं यहाँ उसका ख्याल रखने के लिए। जमाल जी बोले,
उनकी बात सुनकर अदनान मदीहा को देखता है जो उसे ही देख रही थी और उसे अपनी तब देखता देख मदीहा मुस्कुराते हुए कहती है, सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और वैसे भी आपके बिना मैं ज्यादा ठीक रहूंगी। आप तो मुझे इतना रोक टोक करते हैं, कम से कम एक ही दिन सही, पर मैं सुकून से तो रहूंगी। उसकी बात सुनकर अदनान से घूर कर देखता है, फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है मैं जाऊंगा, पर आप लोग मेरी कपकेक का ख्याल रखिएगा। हाँ अदनान तुम फिक्र मत करो, हम हैं यहाँ, नाजिया जी बोली। उन सब की बात सुनकर वो एक राहत की सांस लेता है। दरअसल वो नहीं जाना चाहता था, पर ये केस बहुत इम्पोर्टेंट था। किसी लड़की का अनएक्सपेक्टेड मर्डर हो गया था और उसे इंसाफ दिलाने के लिए उसे जाना जरूरी था। उसका काम ऐसा ही था, वो खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए काम करता था, जिससे उसे इज्जत मिलती थी। अगले दिन आज अदनान को मीटिंग के लिए निकलना था सुबह सुबह, और वो कल रात तक वापस आने वाला था। फिलहाल वो अपने कमरे में जाने के लिए तैयार हो रहा था और मदीहा वहीं बेड पर बैठी पिज्जा खा रही थी, जो उसने इस शर्त पर लिया था कि वो उसकी यहाँ गैर मौजूदगी में अपना ख्याल रखेगी, वरना तो अदनान ने उसका सारा जंक फूड बंद कर रखा था। अदनान घड़ी पहनते हुए आईने से उसके अक्स को देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना मेरी गैर मौजूदगी में कैसे रहना है? मदीहा एक बाइट खाते हुए बोली, हाँ हाँ याद है, अपना ख्याल रखना है, दवा टाइम पर खाना है, खाने पीने का भी ख्याल रखना है, ज्यादा चलना फिरना नहीं है। देखो मुझे सब याद है। अदनान उसे घूरते हुए बोला, ये सब याद नहीं करना तुम्हें, बल्कि इन बातों का ख्याल रखना है, समझी? मदीहा जल्दी हाँ में सिर हिलाकर कहती है, आप आराम से जाइए, मैं ख्याल रखूंगी, और हाँ हर घंटे मुझे कॉल करते रहना, ठीक है? अदनान बोला। उसकी बात सुनकर वो हाँ में सिर हिलाती है तो अदनान हल्का सा झुककर उसके होठों पर एक हल्की सी किस करते हुए कहता है, ख्याल रखना, मैं जल्दी आता हूँ। उसकी बात सुनकर वो बेड से उठती है और उसके गले लगते हुए कहती है, आप भी ख्याल रखना और जरा लड़कियों से दूर रहना। उसकी बात सुनकर अदनान नागवारी में सिर हिलाकर अपने घुटनों के बल बैठकर उसके बेबी बम पर एक हल्की सी किस करते हुए कहता है, बेबी आप मम्मा को ज्यादा परेशान मत करना, ओके, बी ए गुड चाइल्ड, पापा विल कम सून। इतना कहकर वो बेबी बम पर एक बार और किस करके उठता है और मदीहा के माथे को चूमकर अपना ख्याल रखने का कहकर वहां से निकल जाता है। उसने उसे नीचे तक उसे छोड़ने से भी मना किया था, क्योंकि उसका यूं बार बार सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल होने वाला था, इसलिए अपना पिज्जा खाकर वो सो गई। वैसे भी वो अदनान के जाने की वजह से सुबह जल्दी उठ गई थी। दोपहर को कहीं जाकर उसकी आंख खुलती है और वो जैसे तैसे उठती है। उसका 8वां महीना चल रहा था, उसके लिए मूवमेंट करना काफी मुश्किल था। फिलहाल तो उठकर घड़ी की तरफ देखती है जो 2 बजा रही थी। ये देखकर वो अपना दुपट्टा संभालते हुए खड़े होने की कोशिश करती है, पर अभी अभी उठने के कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरती उससे पहले ही सोफिया जो अभी अभी कमरे में आई थी उसे संभालते हुए कहती है, क्या करती हो तुम, अभी गिर जाती। पता नहीं यार कैसे बैलेंस बिगड़ गया, मदीहा बोली। सोफिया जिसने उसका हाथ पकड़ा था वो फिक्र करते हुए कहती है, तुम्हें तो बुखार जैसा लग रहा है, तबीयत ठीक है ना? मदीहा थकान भरी आवाज में बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थकान जैसा लग रहा है। अच्छा तुम रुको, मैं किसी से कुछ खाने के लिए मंगवाती हूँ। सोफिया की बात सुनकर मदीहा तुरंत कहती है, नहीं मैं नीचे चलूंगी, कुछ देर वहीं बैठूंगी। आर यू श्योर, ठीक हो ना तुम? सोफिया की बात सुनकर वो हाँ में सिर हिलाती है तो सोफिया उसका हाथ पकड़कर उसे धीरे धीरे नीचे लाती है। वहाँ सब औरतें बैठी हुई थी। आज मंडे था तो सभी आदमी अपने अपने काम पर गए थे और रियान यास्मीन को घर छोड़ने गया था। वो 2 दिन से यही जो ठहरी हुई थी। उसे वहाँ आता देख सिफा जी खुद उठकर उसे अपने बगल में बिठाते हुए कहती है, बच्चा नीचे क्यों आई, कुछ चाहिए था तो बुला लेती ना। मदीहा बैठते हुए मुंह बनाकर बोली, ताई अम्मी मुझे अपनी सारी जिंदगी कमरे में थोड़ी गुजारनी है, और वैसे भी मैं बोर हो रही थी तो आ गई। उसकी बात सुनकर सिफा जी मुस्कुरा देती हैं। तभी जमीला जी कुछ सोच कर कहती हैं, भाभी क्यों ना हम मदीहा का कमरा नीचे शिफ्ट कर दे, कम से कम जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती, क्योंकि ऐसे ऊपर नीचे उतरना ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही करते हैं। और नेक्स्ट चेकअप कब है? सिफा जी बोली। उनकी बात सुनकर नाजिया जी बोलती हैं, परसों जाना है भाभी, अदनान ही लेकर जाएगा। आपको तो पता है वो कहाँ इसके मामले में किसी और पर भरोसा करता है। सिफा जी हंसते हुए बोली, ये सही कहा तुमने, मदीहा में तो जान बसती है उसकी, अभी भी अगर काम जरूरी ना होता तो वो जाता ही नहीं। कहते कहते वो मुस्कुरा उठती हैं और मदीहा शर्माते हुए अपनी नजरें नीचे कर लेती हैं। वो सब बातें ही कर रहे थे कि तभी अजहर, रियान, सहीर और जमाल जी अंदर आते हैं। उन्हें आता देख रुखसार जी कहती हैं, अरे बेटा आप लोग इतनी जल्दी? सहीर जी सोफे पर बैठते हुए बोले, अम्मी वो दरअसल पूरे शहर में अर्जेंट कर्फ्यू लग गया है, मौसम विभाग से सूचना है, अगले 2 दिन बहुत खतरनाक तूफान शहर में रहने वाला है, इसलिए सब कुछ बंद हो गया है। ये सुनकर सिफा जी घबराते हुए कहती हैं, क्या? पर अदनान? मुमानी फिक्र मत कीजिए, भाई से बात हो गई है,
उनकी फ्लाइट लैंड कर चुकी थी, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। भाई ठीक है, हाँ उन्हें 2 दिन तक वहां रुकना होगा जब तक ये तूफान नहीं खत्म हो जाता, और नेटवर्क की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, अजहर बोला। रुखसार जी एक गहरी सांस लेकर कहती हैं, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। सोफिया बेटा तुम मदिहा के साथ ही सो जाना जब तक अदनान नहीं आता, उसे जरूरत पड़ सकती है कभी भी किसी की। जी दादी, जैसा आप कहें। मदिहा सबकी बातें सुन रही थी, तभी उसे हल्का दर्द फील हुआ, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पता नहीं क्यों, पर जब से वो सोकर उठी थी उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसकी डेट में अभी टाइम था, पर फिर भी उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे यूं खोया हुआ देखकर नाजिया जी पूछती है, बेटा क्या हुआ, सब ठीक है? पता नहीं अम्मी, बस हल्का दर्द है पेट में और कुछ ठीक नहीं लग रहा, जी मिचला रहा है। मदिहा की बात सुनकर रुखसार जी कहती हैं, अरे 8वें महीने में होता है सब कुछ, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। और सोफिया बेटा कुछ खिला दो इसे ताकि ये आराम कर सके। उनकी बात सुनकर सोफिया मदिहा को नीचे ही बने गेस्ट रूम में ले जाते हैं। अब उसे उसके कमरे में ले जाना मुश्किल था क्योंकि इतनी सीढ़ियां जो चढ़नी थी। सोफिया मदिहा को बेड पर बिठाती है, तभी एक मुलाजिम खाने की प्लेट लेकर उसके पास आती है, तो वो प्लेट खुद लेकर उसके बगल में बैठते हुए कहती है, चलो अब जल्दी से खाओ। सोफिया की बात सुनकर मदिहा हल्का सा मुस्कुराकर खाने लगती है, तभी अचानक उसके जहन में कुछ आता है और वो खाना खाते हुए कहती है, सोफिया तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है? कौन सा प्रॉमिस? यही कि हमें अपने बच्चों की शादी आपस में कराना है। तुम भूल कैसे सकती हो इतनी इम्पोर्टेंट बात? सोफिया हंसते हुए बोली, अच्छा, और अगर हमारे बच्चे आपस में शादी नहीं करना चाहेंगे तो क्या तुम जबरदस्ती कराओगी? उसकी बात सुनकर मदिहा मुंह बना लेती है, फिर अचानक कुछ सोचकर अपने बेबी बम पर हाथ रखते हुए कहती है, बेबी कान खोलकर सुन लो, तुम्हें ना सोफिया के बच्चों से शादी करनी है, चाहे इसके लिए तुम्हें जबरदस्ती क्यों ना करनी पड़े। ये तुम्हारी चाची और तुम्हारी अम्मी की ख्वाहिश है। उसकी बात सुनकर सोफिया उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहती है, चुप करो, पता चले तुम्हारी बातें तुम पर ही भारी पड़े। दुआ करनी है तो ये करो कि वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें जैसे तुम और भाई रखते हो, एक दूसरे को कंप्लीट करें, एक दूसरे की हिफाजत करें, समझी? उसकी बात सुनकर मदिहा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है। ऐसे ही थोड़ी देर हल्की फुल्की बातों के बीच उनका खाना पूरा होता है, तो सोफिया मदिहा को दवाई देकर सुला देती है और खुद भी उसके पास लेट जाती है। रात का वक्त, खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में थे। फिलहाल रात के 11 बज रहे थे। सोफिया मदिहा के साथ उसके कमरे में सो रही थी और बाहर बहुत तेज आंधी तूफान था। बारिश भी पिछले 4 घंटे से लगातार हो रही थी। मौसम इतना खराब था कि बाहर सब कुछ बिल्कुल बंद था और कर्फ्यू लगा हुआ था। मदिहा गहरी नींद में सो रही थी। अचानक उसके चेहरे पर बेचैनी के भाव आने लगे और उसके माथे पर बल पड़ने लगे और उसे तेज दर्द अपने पेट में महसूस हुआ और एक कराह के साथ उसकी आंख खुली। उसे अपने पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो अभी थोड़ी संभली ही थी कि एक बार और उसे दर्द हुआ और इस बार एक जोर की आह उसके मुंह से निकली, जिसकी आवाज सुनकर सोफिया, जिसकी कच्ची नींद थी, वो एकदम से उठी और जैसे ही उसकी नजर मदिहा पर जाती है, वो घबराते हुए उसे संभालते हुए कहती है, क्या हुआ मदिहा? मदिहा दर्द में अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बाहर आ रहा हो, अदनान जी को बुला दो। कहते कहते वो रोने लगी थी। उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। सोफिया उसे समझाते हुए बोली, भाई नहीं है यहाँ, तुम रुको, मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। मदिहा दर्द में तड़पते हुए बोली, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सोफिया कुछ करो, मैं मरने वाली हूँ क्या? सोफिया उसे डांटते हुए बोली, तुम चुप रहो जरा, कुछ नहीं होगा, हम अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, तुम चुप रहो, तब तक मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर वो बिना कुछ सुने सीधा सीफा जी के कमरे की तरफ भागती है और उनके कमरे के पास पहुंचकर घबराते हुए बार बार दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, अम्मी, अब्बू, दरवाजा खोलिए। वो इतना ज्यादा जोर से दरवाजा खटखटा रही थी कि सीफा जी और सही जी की आंख तुरंत खुल गई और वो घबराते हुए जल्दी से दरवाजा खोलते हुए पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? सोफिया नम आंखों से डरती हुए बोली, अम्मी, मदिहा, उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसे दर्द हो रहा है, वो रो रही है। उसकी बात सुनकर सिफा जी और सहीर जी एकदम से डर जाते हैं और सिफा जी तुरंत मदिहा के कमरे की तरफ भागती हैं। अब तक नाजिया जी, जमाल जी, जमीला जी और अजहर भी वहां आ गए थे और उन्होंने सारी बात सुन ली थी। दरअसल वो इतनी जोर से दरवाजा खटखटा रही थी कि उसकी आवाज सब जगह गूंज रही थी और सभी तुरंत अपने अपने कमरों से बाहर आ गए थे और जैसे ही सबने उसकी बात सुनी, सब के सब तुरंत मदिहा के कमरे की तरफ भागे। मदिहा के कमरे के पास पहुंचकर सबकी नजर मदिहा पर जाती है। वो बेड पर बैठी दर्द में तड़प रही थी। सिफा जी और नाजिया जी जल्दी से उसके पास जाती हैं और उसे संभालते हुए कहती है, क्या हुआ बच्चा?
मध्या दर्द में उन्हें देखते हुए बोली, अम्मी बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बाहर आ रहा है। मेरा बेबी। उसे इस तरह रोता देखकर सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी शिफा जी की नजर नीचे जाती है और वहां उन्हें कुछ पानी जैसा दिखता है। ये देखकर वो हैरान होते हुए कहती है, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा, बच्चे के बाहर आने का वक्त हो गया है, डिलीवरी अभी होगी। ये सुनकर जमीला जी हैरानी से कहती हैं, ये क्या कह रही हैं भाभी आप? अभी तो सिर्फ 8वां महीना शुरू हुआ है, फिर डिलीवरी इतनी जल्दी? अभी वक्त नहीं है डिलीवरी का। उनकी बात सुनकर शिफा जी बोली, उसका वाटर ब्लॉक हो गया है, डिलीवरी तो अभी होगी। अजहर गाड़ी निकालो, हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे। शिफा जी की बात सुनकर अजहर परेशान होते हुए कहता है, मुआनी हम कहीं नहीं जा सकते, बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है। इस वक्त यहाँ से कहीं भी जाना मुमकिन नहीं है। आसपास के सारे हॉस्पिटल बंद है और मेन हॉस्पिटल तक जाना पॉसिबल नहीं है। सारी जगह सिर्फ पानी है, ऊपर से इतनी तेज बारिश, हम इस वक्त कहीं नहीं जा सकते। उसकी बात सुनकर शिफा जी कहती हैं, पर हमें कुछ भी करके मदीहा को हॉस्पिटल तो लेकर जाना होगा, उसकी सिचुएशन सीरियस है। पर अम्मी बाहर का जैसा माहौल है, अगर हम मदीहा को लेकर भी जाएंगे तो सिचुएशन और खराब हो जाएगी। रियान बोला। मदीहा दर्द में तड़प रही थी। अम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अदनान जी को बुला दो, वो ठीक कर देंगे मुझे। वो बुरी तरह दर्द में तड़प रही थी। उसकी हालत काफी नाजुक थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तो वो इतनी तकलीफ में थी और ऊपर से उसे कहीं ले जाया भी नहीं जा सकता था। बाहर लगातार बारिश हो रही थी और ये तूफान 2 दिन तक थमने वाला नहीं था। शिफा जी को सोचते हुए मदीहा को दर्द में देखकर एक लंबी सांस लेकर कहती हैं, हमें घर पर डिलीवरी करनी होगी। उनकी ये बात सुनकर सब बिल्कुल सुन रह जाते हैं। नाजिया जी घबराते हुए कहती हैं, आप क्या कह रही हैं भाभी? मदीहा का 8वां महीना चल रहा है, इसमें डिलीवरी वैसे ही खतरनाक है और ऊपर से घर पर डिलीवरी। शिफा जी उन्हें समझाते हुए कहती है, तो क्या करें? अपनी बच्ची को दर्द में देखते नहीं, हमें कुछ तो करना होगा। अम्मी कम से कम एक बार भाई से बात कर लेते हैं, उनकी बिना इजाजत ये फैसला लेना कुछ ठीक नहीं। अजहर बोला, मैंने बात की है भाई से पर कॉल नहीं लग रहा। इस वक्त हमें ही फैसला लेना है जो जरूरी है, इसलिए डिलीवरी पर फोकस करते हैं। रियान की बात सुनकर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ मदीहा की दर्दनाक चीखें और दूसरी तरफ ये कसमकस। उधर अदनान लखनऊ पहुंच गया था। उसकी मीटिंग कल की थी। फिलहाल वो कमरे में फ्रेश होकर बैठा था, तभी अचानक से उसे कुछ बेचैनी होने लगती है। वो आंखें बंद करता है तो उसके चेहरे के सामने मदीहा का चेहरा आ जाता है और इसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। वो तुरंत आंखें खोलकर फोन उठाता है और तुरंत मदीहा को कॉल करता है, पर नेटवर्क इशू के कारण कॉल लग ही नहीं रहा था। वो एक के बाद एक सभी घर वालों को कॉल कर रहा था, पर किसी का भी फोन नहीं लगा और ना ही घर पर किसी ने फोन उठाया। अब उसकी बेचैनी और बढ़ रही थी। वो कुछ सोचते हुए जैद को कॉल करता है तो उधर से जैद फोन उठाकर कहता है, जी सर। अदनान सख्त आवाज में बोला, घर पर फोन क्यों नहीं लग रहा? जैद डरते हुए बोला, सर वो दरअसल दिल्ली में तूफान आया है, बहुत खतरनाक, लगातार बारिश हो रही है, इसलिए कर्फ्यू लगा हुआ है और नेटवर्क इशू है। उसकी बात सुनकर अदनान गुस्से में कहता है, और तुम मुझे ये अब बता रहे हो? और तुम मुझे ये कब बताने वाले थे? हम अभी के अभी वापस जा रहे हैं। लेकिन सर हम नहीं जा सकते, सारे रास्ते बंद हैं। जैद बोला। अदनान गुस्से में चीखते हुए बोला, मुझे नहीं पता, मुझे वापस जाना है, मेरी बीवी शायद मुसीबत में है, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, बस गाड़ी तैयार रखो, समझे? जैद उसे समझाते हुए बोला, लेकिन सर ये मुमकिन नहीं है, सारे रास्ते बंद हैं, हम नहीं जा सकते। अदनान गुस्से में बोला, ठीक है तो एरोप्लेन मंगवाओ, मेरे असिस्टेंट होकर तुम इतना तो कर ही सकते हो, तो जाओ। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि जैद बिना कुछ कहे सुने चुपचाप वहां से चला जाता है। इधर अदनान की बेचैनी लगातार बढ़ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बार बार उसके जहन में मदीहा का ख्याल आ रहा था। वो अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए खुद से कहता है, कपकेक तुम बस ठीक हो, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं आना चाहिए था, एक बार मैं तुम तक पहुंच जाऊं सब ठीक हो जाएगा। उसकी फिक्र मदीहा के लिए बढ़ती जा रही थी, पर वो किसी तरह खुद को कंट्रोल कर रहा था। एक हेलीकॉप्टर सिद्दीकी हवेली की छत पर आकर रुकता है और अदनान उसमें से बाहर आता है। पीछे जैद भी था, जिसके हाथ में एक छाता था, पर अदनान के पास शायद इतना सब्र नहीं था कि वो रुक सकता। वो तेजी से बारिश में भीगते हुए नीचे की तरफ दौड़ता है। वो इतनी तेज भाग रहा था कि जैद के लिए भी उसकी स्पीड मैच करना मुश्किल हो रहा था। उसकी व्हाइट शर्ट पूरी तरह भीग कर उससे चिपक गई थी, पर उसे किसी चीज की फिक्र नहीं थी सिवाय मदीहा की। वो भागते हुए नीचे जाता है। वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि ना जाने क्यों उसके कदम उसे हॉल की तरफ जाने के लिए मजबूर करते हैं। वो एक गहरी सांस लेकर तुरंत हॉल की तरफ भागता है तो उसे हॉल में ही अजहर, रियान, सहीर जी और जमाल जी परेशानी में खड़े दिखते हैं। वो उन्हें देखते हुए फिक्र के साथ पूछता है, क्या हो रहा है यहाँ?
उसकी अचानक से आई आवाज सुनकर सब हैरानी से सीढ़ियों की तरफ देखते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से आया, वो भी टेरिस से। ऊपर से बाहर जिस हिसाब से बारिश हो रही थी, उसका यहाँ आना कुछ मुमकिन तो नहीं लग रहा था। रियान हैरानी से उसे देखते हुए बोला, भाई आप कब आए? अदनान बिना उसकी बात का जवाब दिए अपना ही सवाल करते हुए कहता है, कपकेक कहाँ है? उसकी बात सुनकर वो सब आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं। कोई कुछ नहीं कहता, किसी की हिम्मत ही नहीं थी कुछ कहने की। किस मुंह से जवाब देते उसे, ये जानते हुए कि वो उनके भरोसे छोड़ कर गया था उसे। सब कोई खामोश देखकर अदनान की बेचैनी और बढ़ने लगती है। उसे अंदाजा हो रहा था कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। वो खुद को संभालते हुए दोबारा पूछता है, मैंने कुछ पूछा आप सबसे, मदीहा कहाँ है? इस बार कोई कुछ कहता उससे पहले ही अदनान के कानों में किसी की बेहद दर्दनाक कराहने की आवाज आती है और उसे 1 मिनट भी नहीं लगता इस आवाज को पहचानने में। ये उसकी कपकेक ही तो थी। वो तेजी से उस कमरे की तरफ जाता है जहाँ से आवाज आई थी और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलकर वो अंदर जाता है, उसकी रूह एक पल को कांप जाती है। मदीहा बेड पर लेटी बुरी तरह दर्द में कराह रही थी। नाजी जी और सिफा जी उसका हाथ पकड़े बैठे थे और जमीला जी बार बार उसे पुश करने का कह रही थी। सोफिया भी सहमी सी वहीं खड़ी थी। ये नजारा बेहद दर्दनाक था, पर एक औरत की जिंदगी का सच भी था। कहते हैं एक बच्चा पैदा करने में 9 हड्डियों के एक साथ टूटने जितना दर्द होता है, और यही दर्द एक औरत की जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। अदनान अभी भी दरवाजे पर खड़ा बस एक टक दर्द में कराह रही मदीहा को देख रहा था। तभी उसके कानों में एक बार और उसकी आह सुनाई देती है और वो तुरंत जैसे होश में आता है, और होश में आते ही वो तेजी से उसकी तरफ भागते हुए कहता है, कपकेक। उसकी आवाज सुनकर मदीहा जो लगभग बेहोश होने वाली थी, उसे जरा हिम्मत मिलती है और वो जैसे तैसे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है। वही अदनान को देखकर सिफा जी और बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं। वो यहाँ आखिर कैसे आया? इसी हैरानी में वो कहती है, बेटा तुम कब आए? अदनान उन्हें भी नजरअंदाज करके मदीहा के पास जाकर उसके बगल में बैठते हुए उसका हाथ मजबूती से पकड़कर फिक्र के साथ कहता है, क्या हुआ कपकेक? मदीहा दर्द में बड़ी मुश्किल से कहती है, मुझे लग रहा है मैं मरने वाली हूँ। देखिए अगर मैं मर जाऊँ ना तो हर फ्राइडे को मेरी कब्र पर एक चीज केक रख दीजिएगा। उसकी बात सुनकर अदनान गुस्से में उसे बुरी तरह डांटते हुए कहता है, जस्ट शट अप, तुम चुप ही रहो तो बेहतर है। कुछ नहीं होगा तुम्हें। वी आर गोइंग टू हॉस्पिटल राइट नाउ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, जस्ट ट्रस्ट मी। बेटा हम कहीं नहीं जा सकते, घर पर ही डिलीवरी करनी होगी। मदीहा के पास इतना वक्त नहीं है और हॉस्पिटल सारे क्लोज हैं, नाजिया जी बोली। अदनान उन्हें घूरते हुए बोला, अब मुझे आप में से किसी की सलाहियत की जरूरत नहीं है। आप सबके भरोसे छोड़ कर गया था इसे, पर यहाँ आकर खुद के फैसले पर पछतावा हो रहा है। उसकी आवाज में गुस्सा और नाराजगी थी और ये सबको समझ भी आ रहा था। वही अदनान दोबारा मदीहा की तरफ देखकर कहता है, बच्चा हम हॉस्पिटल जाएंगे, चलो। इतना कहकर वो उसे बाहों में उठाने वाला होता है कि तभी सिफा जी जरा तेज आवाज में कहती हैं, वो कहीं नहीं जाएगी अदनान। उनकी बात सुनकर अदनान नासमझी में सिफा जी की तरफ देखता है तो वो आगे कहती हैं, वाटर बैग रिलीज हो रहा है, उसके पास टाइम नहीं है। अगर तुम उसे हॉस्पिटल लेकर जाओगे तो देर हो जाएगी। हमें यहीं अभी इसी वक्त डिलीवरी करनी होगी। उनकी बात सुनकर अदनान अपनी सख्त आवाज में कहता है, ये आप क्या कह रही है अम्मी? उसकी कंडीशन सीरियस है, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। शी इज माई वाइफ। इतना कहकर वो दोबारा मदीहा को उठाने वाला होता है कि तभी सिफा जी उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहती है, एंड सी इज माई डॉटर। इस मामले में तुम्हारी जिद काम नहीं आएगी। अदनान 3 बच्चे इस दुनिया में मैं लाई हूँ, इसलिए मेरी बात मानो। हमें करने दो जो करना है, ऐसा ना हो तुम्हारी जिद में तुम कुछ खो दो। उनकी आवाज बेहद सीरियस थी। वो एक मोहब्बत करने वाली खातून थी। उन्हें सीरियस देखना काफी रेयर होता था, पर आज ऐसा हो रहा था। अदनान एक नजर मदीहा को देखता है जो काफी तकलीफ में थी, फिर वापस सिफा जी की तरफ देखता है तो उनकी आंखों में भरोसा और उम्मीद चमक रही थी। अब उसे ही फैसला लेना था। अगर वो उसके लिए हॉस्पिटल खुलवा भी लेता तो वहां तक जाना मुश्किल था। तूफान और तेज हो चुका था, अब बाई एयर जाना भी नामुमकिन सा था। इसलिए कुछ सोचकर वो सिफा जी की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाता है तो सिफा जी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे थपथपाते हुए कहती हैं, तुम बाहर जाओ और फिक्र मत करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अदनान उनका हाथ हटाते हुए कहता है, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अदनान बात को समझो, तुम्हारी चीज से मदीहा को परेशानी हो रही है, इसलिए जाओ, मैं हूं ना, सिफा जी बोली। उनकी बात सुनकर अदनान एक नजर मदीहा की तरफ देखता है जो लंबी लंबी सांसें लेते हुए उसे देख रही थी। ये देखकर अदनान वापस अपनी अम्मी की तरफ देखकर कहता है, अम्मी प्लीज उसे और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। आप कहती हैं ना कि मैंने कभी आपसे कोई जिद नहीं की और ना कुछ मांगा, तो मैं आज आपसे मांग रहा हूँ। प्लीज अम्मी सेव हर, उसे कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। ये कहते कहते उसकी आंखें नम थी और आवाज लड़खड़ाने लगी थी। उसे इस तरह देखकर सिफा जी की भी आंखें नम हो गई। वो उसके चेहरे को थामते हुए कहती हैं, सब ठीक होगा बच्चा, फिक्र मत करो।
उनकी बात सुनकर वो एक नजर मदिहा को देखकर हाँ में सिर हिलाता है, फिर कमरे से बाहर चला जाता है। वो जाना तो नहीं चाहता था, पर वहां रुकने की भी हिम्मत नहीं थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, उसकी चीखें सुन नहीं पा रहा था। वो कमरे के बाहर आकर चुपचाप थोड़ा दूर जाकर पिलर से टिककर खड़ा हो जाता है। वो इस वक्त बेहद शांत था। उसके कानों में मदिहा की चीखें गूंज रही थी, पर यह दर्द तो जरूरी था आने वाली नेमतों के लिए। सही जी दूर खड़े अपने बेटे को देख रहे थे। वो समझ सकते थे उसकी परेशानी को। उन्होंने भी उस वक्त का सामना किया था। वो अदनान के पास जाकर उसके बगल में खड़े होते कहते हैं, तुम्हें पता है तुम भी इसी तरह घर पर हुए थे। डॉक्टर ने कुछ और डेट दी थी और तुम किसी और डेट को गए थे। उस दिन भी इसी तरह तूफान था और हॉस्पिटल इतना दूर था कि मैं वहां तक पहुंच नहीं सका था। और आज इतिहास फिर खुद को दोहरा रहा है। फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। उनकी बात सुनकर अदनान उन्हें देखते हुए पूछता है, आपको अम्मी के लिए डर नहीं लगा था? सही जी हंसते हुए बोले, हाँ लग तो रहा था, मोहब्बत थी वो हमारी, तब इतना जाहिर करना नहीं आता था। और ऊपर से तुम इतने जिद्दी थे कि बाहर ही आना चाह रहे थे। काफी दर्द दिया था तुमने हमारी बीवी को, तो अब तुम्हारी औलाद भी सीधी सादी तो नहीं होगी ना। उनकी बात सुनकर अदनान बड़ी मासूमियत से कहता है, मैंने अम्मी को परेशान किया था, पर अगर मेरे बेबी ने कपकेक को परेशान किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कहते कहते उसकी आंखों में गुस्सा और मासूमियत दोनों थी। वो आज बड़ा भोला लग रहा था। सही जी उसे कुछ कहते तभी मदिहा की एक जोर की चीख सबको सुनाई देती है और उसी के साथ चारों तरफ सिर्फ खामोशी छा जाती है। अदनान तुरंत कमरे की तरफ भागता है। तभी दरवाजा खुलता है और सामने का सीन देखकर उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। सामने सिफा जी हाथ में किसी छोटे से अक्स को सफेद तौलिए में लपेटे खड़ी थी। उनकी आंखें नम थी। अदनान के तो कदम ही नहीं आगे बढ़ रहे थे। सबके मन में एक डर था, क्योंकि बच्चे की रोने की आवाज नहीं आई थी। अदनान डरते हुए अपने कदम पीछे लेने लगता है और सिफा जी एक एक करके उसकी तरफ कदम बढ़ाती हैं और उसके पास पहुंचकर हल्का सा मुस्कुरा कर कहती हैं, अपने बेटे को गोद में नहीं लोगे अदनान? उनकी बात सुनकर जहां अभी तक सबके चेहरे पर खौफ था, अचानक से मुस्कुराहट आ जाती है और अदनान कांपते हाथों से उस बच्चे को अपनी गोद में लेता है। और जैसे ही उसकी नजर उस बच्चे के चेहरे पर जाती है, ठहर जाती है। कितनी खूबसूरत नेमत से बख्शा गया था उसे। उसने जिंदगी में जितने भी बच्चे देखे थे उनमें ये सबसे खूबसूरत था। उसकी आंखें बिल्कुल मदिहा की तरह थी और चेहरा पूरा अदनान का कॉपी पेस्ट। और वही उसकी गोद में आते ही वो बच्चा जो अभी तक नहीं रोया था, न मुस्कुराया था, एकदम से मुस्कुराने लगता है। सिफा जी खुशी से रोते हुए बोली, तुम पर गया है बिल्कुल। पैदा होते ही जहाँ सब बच्चे रोते हैं, इसके चेहरे पर तो कोई भाव ही नहीं था। अदनान सिफा जी की बात सुनकर नम आंखों से मुस्कुराते हुए हल्का सा झुककर उस बच्चे के माथे पर चूमता है। ये एहसास कैसा था बयां नहीं किया जा सकता था। वो उसका अंश था, उसकी और मदिहा की औलाद। उनकी मोहब्बत की मंजिल, उनके इश्क की निशानी। ये ख्वाब ही तो था। उसे जो चाहिए था मिल गया था। इस दुनिया की सारी खुशियां उसके नाम थी। जिस औरत से उसने मोहब्बत की थी उसे उसके नाम कर दिया गया था और अब उनकी मोहब्बत पर गवाही लग चुकी थी। वो बड़े प्यार से अपने बेटे को देख रहा था। तभी उसे मदिहा का ख्याल आता है और वो बेचैनी से सिफा जी से पूछता है, कपकेक कैसी है, ठीक है वो? हाँ ठीक है, अभी हल्की बेहोश है, तुम जाकर एक बार मिल लो उससे, सिफा जी बोली। उनकी बात सुनकर नाम उस छोटे से बेबी को रुखसार जी को देता है, जो ना जाने कब से उस बच्चे को गोद में लेने के लिए तरस रही थी। आखिर परदादी जो बन गई थी। वही अदनान तुरंत अंदर जाता है तो मदिहा आंखें बंद किए लेटी थी। उसकी पूरी जान निकल चुकी थी मानो। वो लड़की जो एक खरोच तक से पूरा घर सर पर उठा लेती थी, आज उसने एक नन्ही सी जान को जन्म दिया था, वो भी नॉर्मल डिलीवरी से। ये कितनी बड़ी बात है, सिर्फ औरत ही समझ सकती है। मर्दों के जहन में ये ख्याल आता ही नहीं है कि एक औरत के दर्द की आजमाइशें किस कदर मुश्किल होती हैं। अदनान के कदम तो उसके पास जाने के लिए उठ ही नहीं रहे थे। वो खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा था। उसकी मोहब्बत को इस कदर दर्द में रहना पड़ा। उसे आज कुदरत के नियम बेबुनियाद और एक तरफा लग रहे थे। उसकी मोहब्बत को अकेले क्यों इस दर्द से गुजरना पड़ा, जिस पर एक खरोच उसे बर्दाश्त नहीं। आज उसे जब यूं चीखता हुआ सुना था उसने, तो वो कितना लाचार महसूस कर सकता था, ये सिर्फ उसे ही पता था। औरत की फितरत में कमजोरी नहीं है, उसे खुदा ने कमजोर बनाया ही नहीं। वो नाजुक होती है, जिसकी हिफाजत मर्द पर फर्ज है। इसलिए नहीं क्योंकि वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे ये करने की जरूरत नहीं है। मर्द और औरत एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए बनाए गए हैं। अदनान अभी खड़ा ही था कि मदिहा धीरे धीरे आंखें खोलती है और सबसे पहले उसकी नजर दरवाजे पर खड़े अदनान पर जाती है, जो नम आंखों से उसे देख रहा था। वो अपने लड़खड़ाते हुए शब्दों से कहती है, अदनान जी। उसकी आवाज में कमजोरी थी। उसे ऐसे देखकर अदनान तुरंत उसके पास जाता है और बेड पर उसके पास बैठकर उसका हाथ थामते हुए कहता है, आराम से बच्चा, अब कैसा लग रहा है? मदिहा हिम्मत करते हुए कहती है,
बेबी कहाँ है? वो ठीक है ना? मुझे उसे देखना है। अदनान उसका सिर हिलाते हुए बोला, सब कुछ बिल्कुल ठीक है और हमारा बेटा बिल्कुल हेल्दी है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर मदिहा बड़ी बड़ी आंखें करके पूछती है, बेटा? हमारा बेटा हुआ है? हाँ, और बहुत प्यारा है, अदनान मुस्कुराते हुए बोला। मदिहा उठने की कोशिश करते हुए बेसब्री से बोली, मुझे मिलना है उससे, देखना है। उसकी हड़बड़ाहट पर अदनान उसे शांत करते हुए ठीक से बिठाता है। तभी नाजिया जी उस बेबी को गोद में लेकर आती हैं और मदिहा के पास बैठकर उसकी तरफ दिखाते हुए कहती हैं, देखो अपने बेटों को, कितना प्यारा है ये। उनकी बात सुनकर मदिहा उस बच्चे की तरफ देखती है तो बस देखती रह जाती है। उसे हमेशा से एक बेटा चाहिए था जो बिल्कुल अदनान का मिनी वर्जन हो, और ये था भी। उसकी सिर्फ आंखें मदिहा की तरह थी, बाकी वो अदनान का डिक्टो कॉपी था। वो एकटक उसे देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। ये कैसा हसीन ख्वाब था जो पूरा हो गया था। जिंदगी के बारे में इतना तो उसने सोचा नहीं था जिससे ज्यादा उसे मिल चुका था। उसे इस तरह ममता भरी नजरों से उस बच्चे को देखता देख नाजिया जी उस बच्चे को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती हैं, बस इस तरह देखती रहोगी उसे? गोदी में तो लो। उसे अपनी अम्मी से मिलना है, उसे देखो कैसे मुस्कुराते हुए तुम्हें देख रहा है। उनकी बात सुनकर मदिहा पीछे होते हुए कहती है, नहीं, मैं नहीं लूंगी। उसके इस रिएक्शन पर अदनान परेशान होते हुए कहता है, क्यों, क्या हुआ? मदिहा अदनान की तरफ देखकर रोते हुए कहती है, अदनान जी देखिए ना कितना छोटा है ये, अगर इसको लग गई तो, ये मुझसे गिर गया तो? मैं तो वैसे ही गिरती पड़ती रहती हूँ, मैं नहीं लूंगी इसको गोदी में। इसे कुछ हो गया तो आप लोग संभालिए इसे, ये बहुत छोटा है। वो एक के बाद एक सवाल करते हुए रो रही थी। ये बिल्कुल इमोशनल मोमेंट था। अब तक बाकी घर वाले भी अंदर आ गए थे और उन्होंने भी मदिहा के सवाल सुने थे। सबके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वो लिटिल मम्मी लग ही इतनी क्यूट रही थी और अदनान तो बड़े प्यार से उसे देख रहा था। यही तो वो मोमेंट था जिसके लिए उसने दुआएं मांगी थी। ये मोमेंट जो उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। नाजिया जी हंसते हुए बोली, तुम चाहे एक बच्चे की माँ बनो या 10 की, खुद कभी बड़ी नहीं होगी। क्या पागलपनी है? उसकी अम्मी हो तुम, गोद में लो उसे। देखो कितनी उम्मीद से तुम्हें देख रहा है, और वैसे भी तुम्हें उसे फीड कराना है, भूखा है ये। और ये क्या लगा रखा है, गिर जाएगा। धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगी, मैंने भी तो तुम्हें पैदा किया है। चलो चुपचाप गोद में लो। उनके इस तरह डांटने पर मदिहा हिम्मत करके उस बच्ची को लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, पर फिर दोबारा हाथ पीछे करते हुए नाजिया जी को देखकर रोते हुए कहती है, अम्मी ये गिर जाएगा, इसको लग जाएगी, फिर ये रोने लगेगा। मुझे तो इसे चुप कराना भी नहीं आता, मैं नहीं पकड़ूंगी। उसे इस तरह डरता देख अदनान नाजिया जी की गोद से खुद उस बच्चे को लेता है। फिर मदिहा की तरफ देखकर उसे समझाते हुए कहता है, ऐसे कैसे गिर जाएगा, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। एंड लुक एट हिम, ही वांट्स टू फील योर टच, नाउ कम ऑन टेक हिम। उसके समझाने पर मदिहा में कुछ हिम्मत आती है और वो धीरे धीरे कांपते हाथों से बच्चे को अपनी गोद में लेती है और उसे गोद में लेते ही उसकी आंखों से और तेजी से आंसू बहने लगते हैं और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो एक्साइटेड होते हुए अदनान से कहती है, ये कितना प्यारा है और कितना सॉफ्ट भी। देखिए ना अदनान जी, ये कैसे स्माइल करते हुए मुझे देख रहा है, ये कितना क्यूट है। ये कहते हुए उसके चेहरे और लहजे में दुनिया जहां की खुशी थी। बाकी सब भी नम आंखों से मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। न जाने कितने सालों बाद इस घर में फिर खुशियां आई थी। सोफिया जो दूर से सब कुछ देख रही थी, मदिहा के पास बैठकर उसे साइड हक करते हुए नम आंखों से मुस्कुरा कर कहती है, थैंक यू, तुमने तो मुझे फूफो के साथ साथ खाला भी बना दिया। ये बहुत प्यारा है। इस घर में खुशियां लाने के लिए शुक्रिया। मदिहा मुस्कुराते हुए बोली, ये सच में बहुत प्यारा है। तभी सहीर जी बोले, अब भाई अदनान, हमारे पोते का कोई नाम भी तो रखना है, या यूं ही बेनाम रखोगे इसे? बताओ किस नाम से बुलाओगे इसे, क्या होगी इसकी पहचान? सहीर जी की बात सुनकर अदनान मदिहा की गोद से अपने बेटे को लेता है और उसे देखते हुए अपनी बुलंद आवाज में कहता है, इसका नाम होगा इमरान सिद्दीकी। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि फवाद जी जिनके वो बहुत करीब था, उनका असली नाम भी इमरान था। घर में ज्यादातर लोग उन्हें इमरान नाम से ही बुलाते थे, यहाँ तक कि कागजों पर भी उनका नाम इमरान ही था। वो तो बाद में लोग प्यार से फवाद बुलाने लगे। एक बार फिर इस नाम ने सबके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी थी। अदनान मुस्कुराते हुए मदिहा को देखता है तो वो भी नम आंखों से पलके झपकाते हुए अपनी हामी भरती है। उसे भी ये नाम बेहद पसंद था। एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी थी, एक नए मेहमान के साथ। हेलो मेरे प्यारे लिसनर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी मैंने न्यू स्टोरी अपलोड की है, हार्टलेस माफिया एंड इनोसेंट गर्ल, तो आप लोग जाकर उसे सुनिए और कमेंट करके बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी और हाइप भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।